हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अधिगम। तो देखिए, अधिगम को हम लर्निंग भी बोलते हैं। तो देखिए, ये क्लास शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है और अभी जो आने वाली परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी। कंप्लीट एजुकेशन साइकोलॉजी आपको डाली जाएगी विद क्वेश्चंस, यानी कि आप प्रैक्टिस के माध्यम से भी आप सीख सकते हो कि भाई किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं और हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी स्टूडेंट शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैंने पहली जो आपकी यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, उसके कार्य क्या हैं और उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो देखिए, इन क्लासेस को हम इस तरह से ले रहे हैं कि एक बार में ही पूरा चैप्टर क्लियर नहीं कर रहे, टुकड़ों में चैप्टर को क्लियर किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में हम कंप्लीट सिलेबस को पूरा कर देंगे। तो समय भी कम लगेगा और हमें अच्छी तरह से सीख भी पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अधिगम। तो इसको हम 4 क्लासों में इसको फिनिश करेंगे और 4 क्लास के माध्यम से आप उसको अच्छे से सीख जाएँगे और बार-बार आप रिवीजन कर सकते हो। तो रिवीजन के माध्यम से अब जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आप उस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा सीख जाओगे। तो उससे क्वेश्चन भी हमें आसानी से हो जाएँगे, क्वेश्चन करने में भी हमें बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लर्निंग चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग अधिगम का क्या अर्थ है। देखो, नॉर्मल आप समझो कि अधिगम मतलब होता है सीखना। अब सीखना कहाँ? बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और टीचर पढ़ा रहा है। तो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको जो सीख रहा है बच्चा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? अधिगम बोल रहे हैं। लेकिन ये सीखना एक स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थायी, यानी बच्चे में सीख कर एक स्थायी परिवर्तन यदि आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। अधिगम हमेशा किसी भी तरह का क्वेश्चन आया आपके पेपर में, उसको आप बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अधिगम अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास, पर्यावरणीय अंतःक्रिया के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर किस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? स्थायी परिवर्तन पर। तो अनुभव मतलब कि भाई जो बालक, टीचर पढ़ा रहा है और बालक सीख रहा है तो उसका वो स्वयं क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। और अभ्यास मतलब रिवीजन। अब मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मान लीजिए आप इसका बार बार रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और पर्यावरणीय अंतःक्रिया मतलब कि भाई स्कूल में सीख रहा है, कोचिंग में सीख रहा है या ऑनलाइन माध्यम से सीख रहा है, तो वो किस तरह अंतःक्रिया से वह सीख रहा है, उसके माध्यम से जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। अधिगम केवल ज्ञानार्जन नहीं है, मतलब केवल ज्ञान का अर्जन ही नहीं है, बल्कि व्यवहार, दृष्टिकोण, आदत और कौशल में परिवर्तन लाता है। यानी अधिगम जब होता है तो केवल ज्ञान में ही परिवर्तन नहीं होता, बच्चे का ज्ञान ही वृद्धि नहीं होती, उसका व्यवहार भी बदलता है, उसका दृष्टिकोण देखने का नजरिया भी बदलता है, उसकी आदतें भी बदलती हैं और उसके कौशल में क्या आता है? परिवर्तन आता है। सीधी सी बात है कि एक डॉक्टर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही अच्छा सर्जन बन जाएगा। एक टीचर जितना ज़्यादा पढ़ाएगा वो उतना ही अच्छा पढ़ाना सीख जाएगा। एक इंजीनियर जितनी अच्छी चीज़ें बनाना मतलब प्रैक्टिस करता रहेगा वो उतना ही अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। तो जितना अच्छा परिणाम निकलता है उतना ही अच्छा क्या होगा? अधिगम होगा। तो अधिगम व्यवहार में क्या होगा? स्थायी परिवर्तन लाता है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाए उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अधिगम अनुभव पर आधारित परिवर्तन है। मैं आपको कह रहा था कि भाई टीचर पढ़ा रहा है और छात्र सीख रहा है तो उसको पढ़ने का अनुभव आ रहा है, तो उसके आधार पर क्या कर रहा है? वो अधिगम कर रहा है। अधिगम स्थायी होता है, क्षणिक नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, लाइन बन के आती है पेपर में कि भाई इस तरह से अधिगम के बारे में क्या सत्य क्या सत्य नहीं है। तो आप उसी तरीके से, जिस तरह से वो परीक्षा में पूछा जाए आप उसी तरीके से आंसर देंगे। अधिगम से अभ्यास और पुनरावृत्ति आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हो, जितना आप रिवीजन करोगे, जितना उसका अभ्यास करोगे, उतना ही अच्छा अधिगम कर पाओगे और उतना ही अच्छा आपके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अधिगम केवल विकास नहीं, बल्कि नए अनुभवों से सीखा हुआ व्यवहार है। अधिगम विकास नहीं होता, वो नए अनुभवों से सीखा हुआ क्या होता है? व्यवहार होता है। तो अधिगम के पॉइंट क्या हैं? अधिगम अनुभव पर आधारित परिवर्तन है। अधिगम स्थायी होता है, क्षणिक नहीं होता। अधिगम अभ्यास एवं पुनरावृत्ति आवश्यक है अधिगम में। और अधिगम में केवल वृद्धि नहीं होती, बल्कि नए अनुभवों से सीखा हुआ क्या होता है?
व्यवहार होता है। तो अधिगम का जो संबंध है वो सीखे हुए व्यवहारगत परिवर्तन से है, जो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अब देखिए एग्जाम में जब पेपर आता है तो उसमें परिभाषाएं पूछी जाती हैं, और परिभाषाएं इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए ये सबसे पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा। अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण की प्राप्ति की प्रक्रिया है। यह नई कार्य प्रणाली को अपनाने से जुड़ा हुआ है। तो क्रो एंड क्रो अधिगम की परिभाषा में किसका जिक्र करते हैं, आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण। ऐसे याद रखिए, क्रो मतलब कौवा। कौवा अधिगम में आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण की बात करता है। किसकी बात करता है, आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण की बात करता है। इस तरह से हम इस परिभाषा को याद रख सकते हैं। दूसरी परिभाषा है स्किनर की परिभाषा। अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो यानी कि व्यवहार के प्रगतिशील अनुकूलन की बात करता है स्किनर। व्यवहार के प्रगतिशील अनुकूलन की बात करता है स्किनर, किसमें, अधिगम में। हिलगार्ड की परिभाषा क्या है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से गतिविधियों की उत्पत्ति या परिवर्तन होता है। तो अधिगम में क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। तो प्रशिक्षण या अनुभव, तो ये कौन बताता है, हिलगार्ड। तो ऐसे याद रखो कि भाई अधिगम में प्रशिक्षण और अनुभवों से हिल गए। तो हिल मतलब हिलगार्ड, हिल मतलब क्या होगा, हिलगार्ड। तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा में क्या है, आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण की बात होती है अधिगम में। स्किनर अधिगम में क्या कहता है, व्यवहार का प्रगतिशील अनुकूलन है अधिगम। और हिलगार्ड क्या कहता है कि अधिगम में प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से गतिविधि होना आवश्यक है। तो प्रशिक्षण या अनुभव की बात करता है हिलगार्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गेट्स। देखिए ये परिभाषा भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। अनुभव, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो ऐसे याद रखो कि भाई अनुभव और प्रशिक्षण की परिभाषा जो है वो किसने दी है, अनुभव और प्रशिक्षण की बात किसने की है, गेट्स ने की है। किसने की है, गेट्स ने। तो गेट कहता है कि भाई अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वही क्या है, अधिगम में। गेट्स क्या कहता है, अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वही क्या है, अधिगम में। गुड गुड की परिभाषा में क्या है, अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन और सुदृढ़ीकरण। तो गुड क्या कहता है कि व्यवहार का संशोधन और सुदृढ़ीकरण जो है वो अनुभव, केवल अनुभव की बात करता है। अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन और सुदृढ़ीकरण मतलब कि भाई स्थिरता लाना, व्यवहार में क्या लाना, स्थिरता लाना। तो गुड की परिभाषा में क्या हो गया, गुड कहता है अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन ही अधिगम है। अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन ही अधिगम है। तो अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन गुड है। ऐसे याद रखेंगे कि अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन गुड है। तो गुड मतलब गुड की परिभाषा में अनुभव और व्यवहार के संशोधन की बात की गई है। मन की परिभाषा में क्या है, अधिगम। अधिगम गतिविधि, प्रशिक्षण या अवलोकन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो मन क्या कहता है, गतिविधि, प्रशिक्षण या अवलोकन की बात करता है। मन किसकी बात करता है, गतिविधि, प्रशिक्षण और अवलोकन। तो ऐसे याद रखो इसको कि भाई मन से यदि हम गतिविधि करेंगे या अवलोकन करेंगे तो क्या होगा, अच्छा अधिगम होगा। तो ये ट्रिक याद आ जाएगी आपको एग्जाम में कि मन से हम गतिविधि करेंगे या प्रशिक्षण करेंगे या अवलोकन करेंगे तो अच्छा अधिगम होगा। तो दोबारा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गेट्स की परिभाषा में क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। गुड की परिभाषा में क्या है, अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन अधिगम है। और मन की परिभाषा, मन की गतिविधि, प्रशिक्षण या अवलोकन के माध्यम से परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, वह क्या होता है, अधिगम होता है। ये किसकी परिभाषा है, मन की परिभाषा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किम्बले की परिभाषा। किम्बले ने 1961 में परिभाषा दी। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किम्बले की क्या परिभाषा है। अधिगम प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होने वाली व्यवहार की क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे हम इसको, प्रबलित अभ्यास की बात करता है किम्बले। प्रबलित अभ्यास की बात करता है किम्बले। अब ऐसे याद रखो एक क्रिकेट खिलाड़ी रहे कुंबले, तो कुंबले अभ्यास कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, प्रबलित अभ्यास कर रहे हैं, तो वो अच्छे सीख गए, अधिगम हो गया उनका। तो ऐसे याद रखिए
ये अधिगम प्रबलित अभ्यास के परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहार की क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है अधिगम। किंग्सले और गैरी के अनुसार क्या है? अधिगम वह प्रक्रिया जिसमें अभ्यास या प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार की उत्पत्ति या परिवर्तन होता है। तो अधिगम में अभ्यास और प्रशिक्षण से व्यवहार की उत्पत्ति होती है। ये किसकी परिभाषा है? किंग्सले और गैरी की परिभाषा। तो किंग्सले और गैरी की परिभाषा में अभ्यास या प्रशिक्षण से व्यवहार की उत्पत्ति को ही क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। वुडवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अधिगम में नए ज्ञान और नए कौशल अर्जित करने की प्रक्रिया है। इसको डायरेक्ट याद रखो। वुडवर्थ की परिभाषा क्या कहती है? अधिगम नए ज्ञान और कौशल अर्जित करने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? अधिगम नए ज्ञान और कौशल अर्जित करने की प्रक्रिया है। तो दोबारा हम रिवाइज करते हैं। किम्बले के अनुसार, किम्बले प्रबलित अभ्यास की बात करता है अधिगम में। किंग्सले और गैरी क्या कहता है? अभ्यास और प्रशिक्षण से व्यवहार की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। और वुडवर्थ, वुडवर्थ मतलब वुडवर्थ तो नई बात करेगा। कैसी बात करेगा? नए ज्ञान की और कौशल की बात करेगा। इस अधिगम में किसकी बात करेगा? वुडवर्थ। बार बार आप रिवीजन करेंगे तभी याद रहेंगी ये परिभाषाएं, नहीं तो माइंड से ऐसी स्लिप होती है, पता भी नहीं चलता है। अधिगम में नए ज्ञान और कौशल अर्जित करने की प्रक्रिया है। तो वुडवर्थ किसकी बात करेगा? नए ज्ञान और नए कौशल की बात करेगा। अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार परिभाषा क्या है। तो अधिगम वातावरण के प्रति क्रमिक अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो थॉर्नडाइक क्या कहता है? क्रमिक अनुकूलन की बात करता है। अधिगम में थॉर्नडाइक किसकी बात करता है? क्रमिक अनुकूलन की बात करता है। गैरेट के अनुसार क्या परिभाषा है? अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। तो गैरेट महोदय कहते हैं कि भाई अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है अधिगम में? ये किसने कहा है? गैरेट ने। गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है? अधिगम वह परिवर्तन है जो पिछले व्यवहार के परिणाम स्वरूप होता है। तो देखिए पिछले व्यवहार की बात कौन करता है अधिगम में? गिलफोर्ड करता है। कौन करता है? गिलफोर्ड। तो एक बार दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। थॉर्नडाइक क्रमिक अनुकूलन की बात करेगा अधिगम में। गैरेट क्या कहता है? अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होगा। गैरेट कहता है अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन होगा। और गिलफोर्ड पिछले व्यवहार की बात करेगा, यानी कि वह अधिगम वह परिवर्तन है जो पिछले व्यवहार के परिणाम स्वरूप होता है। ये किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड। अब हम बात करते हैं मॉर्गन, किंग्स और रॉबिन्सन की परिभाषा के बारे में। मॉर्गन, किंग और रॉबिन्सन की परिभाषा। तीन मनोवैज्ञानिक है, मॉर्गन, किंग और रॉबिन्सन। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार की क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो अनुभव और क्षमता की बात करता है मॉर्गन, किंग और रॉबिन्सन। तो अधिगम में अनुभव की परिणाम स्वरूप व्यवहार की क्षमता में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो अनुभव और क्षमता की बात तीन मनोवैज्ञानिक करते हैं, मॉर्गन, किंग और रॉबिन्सन। और मन के अनुसार परिभाषा, दूसरी परिभाषा है ये एनएल मन की। अनुभव, अधिगम अनुभव के कारण किसी जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो मन जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात करता है अधिगम में। जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात कौन करता है? मन। तो अनुभव और क्षमता की बात कौन करते हैं? मॉर्गन, किंग और रॉबिन्सन। अनुभव और क्षमता की बात कौन करते हैं? मॉर्गन, किंग और रॉबिन्सन। और मन किसकी बात करता है? जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात करता है मन। जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात कौन करता है? मन। तो इस तरह से हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट करके देख लेना, जिससे कि आपको दोबारा से ये ट्रिक्स याद हो जाएं। इन ट्रिक्स को बार बार अगर आप याद करोगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे, और जब परीक्षा देने जाओगे तो आपको परीक्षा में याद आ जाएंगी, तो आपकी परिभाषा वाला जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं भाई अधिगम की क्या विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, अधिगम की क्या विशेषता है, मतलब अधिगम कैसा होता है, हम किसे कहेंगे कि अधिगम हुआ है। अधिगम अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ा होता है। आप ये तो समझते होंगे कि भाई हमें जैसे कोई कार्य करते हैं तो हमें अनुभव आता है, और अनुभव आता है तो उसी से क्या होता है? अधिगम होता है। दूसरा क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो जब वो पढ़ा रहा है तो बालक सीख रहा है, तो उसके अनुभव से क्या हो रहा है? अधिगम हो रहा है। अधिगम स्थायी परिवर्तन होता है, क्षणिक नहीं होता। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और स्टूडेंट उसको अपने मन से सीखने का प्रयास कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय। इसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेकर क्या करता है? अधिगम करता है।
अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हम सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए बना रहे हैं, तो हमारा ये लक्ष्य क्या है कि अब हम सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको बना रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया और आप पढ़ाई कर रहे हो टीचर बनने के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, लक्ष्य हो गया। अगर आपकी टीचर की तैयारी नहीं कर रहे होते तो कभी भी एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। तो आप जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो किसी लक्ष्य को निर्देशित करके ही तो पढ़ रहे हो। अगर आपका ये लक्ष्य नहीं होता तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिए कि एक स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर क्लास में आया और बच्चा क्या कर रहा था, वो उसने पढ़ा नहीं, सो गया उस क्लास में। तो उसने बोला गया कि भाई क्या पढ़ाया गया, तो उसको पता ही नहीं है भाई जब वो सो गया है तो। ना सीखना भी अधिगम है, क्योंकि उसको इतना तो पता है कि कोई टीचर आया था, इस विषय के टीचर आए थे और उन्होंने कुछ पढ़ाया था, तो ना सीखना भी एक प्रकार का क्या होता है, अधिगम होता है। तो अधिगम में 100% व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी केवल ज्ञान ही नहीं, भावनाओं और आदतों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अधिगम सतत प्रक्रिया है, यानी कि जीवन भर चलता रहता है। बिल्कुल सही बात है, आप भी अनुभव करते होंगे, सुनते भी होंगे कि शिक्षा जीवन भर ली जा सकती है और दी जा सकती है। तो अधिगम भी जीवन भर चलता है, व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ नया सीखता है। आप जब बचपन की बात करें तो आप बचपन में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते थे, लेकिन आज के समय में आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हो। तो अनुभव की विशेषता क्या हो गई, अधिगम की विशेषता क्या हो गई, अधिगम अनुभव पर आधारित होता है, अधिगम में स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी अधिगम नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है। अधिगम में व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो भी कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। और अधिगम सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं भाई अधिगम की प्रक्रिया क्या है, अधिगम कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले अधिगम में उद्दीपन होता है, फिर ध्यान आता है, फिर ग्रहण। उद्दीपन मतलब सीखने के लिए कोई स्थिति या संकेत। आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो आपका ये उद्दीपन है कि परीक्षा नज़दीक आ गई है तो हमें पढ़ना है, तो ये आपका क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। फिर ध्यान, अटेंशन, उस संकेत पर ध्यान केंद्रित करना कि भाई अब हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़नी है, तो किसी टीचर से पढ़ जाके पढ़नी है या किसी कोचिंग के माध्यम से पढ़नी है, या हमें ऑनलाइन माध्यम से पढ़नी है, ऑनलाइन कोर्स लेना है, या फिर हमें किसी गाइड से पढ़नी है, या हमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमें शिक्षा मनोविज्ञान पढ़नी है, तो आप उस पर क्या दोगे, ध्यान दोगे। फिर ग्रहण, परसेप्शन करोगे, यानी संकेत को समझना, यानी फिर आप क्या है, उसको पढ़ना शुरू करोगे। तो जब पढ़ना शुरू करोगे तो जो ज्ञान अर्जन कर रहे हो आप उस ज्ञान को क्या करोगे, ग्रहण करोगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या हो गई, उद्दीपन, उसके बाद क्या हो गया, ध्यान, अटेंशन, और उसके बाद क्या हो गया, ग्रहण, परसेप्शन। ये क्रम पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। और उसके बाद हम अभ्यास करते हैं, भाई जो हमने सीखा है उसके प्रैक्टिस, बार बार प्रयास करना, अभ्यास करना। अभ्यास क्या है, देखिए रिवीजन। आप बार बार किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करते जा रहे हो, रिवीजन करते जा रहे हो, तो आप उसी चीज़ को बहुत अच्छे तरह से क्या कर जाओगे, सीख जाओगे। फिर उसकी क्या आएगी, प्रतिक्रिया आएगी, रेस्पॉन्स आएगी, यानी सीखी गई क्रिया का प्रदर्शन। आप जब सीखोगे तभी तो बता पाओगे। भाई परीक्षा में कोई प्रश्न आया, आपने उसको पढ़ा, अभ्यास किया, सीखा, तभी तो आप उत्तर दे पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है, उसका अभ्यास नहीं किया है, तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। फिर तीसरा आता है, यदि आप उत्तर दे पाते हो तो आप अंदर से क्या होते हो, प्रबलन मिलता है उसको, अंदर से आप उत्साहित होते हो, तो उसे बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। सही क्रिया पर प्रशंसा या पुरस्कार मिलता है। मान लीजिए टीचर ने कोई क्लास में सवाल पूछता है और जो बच्चा उसका जवाब दे देता है, तो वो सीखा है तभी तो वो जवाब दे पा रहा है, यानी उसने अधिगम किया है। और जब अधिगम किया है तो उसकी क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है, या उसको कोई पुरस्कार, मान लीजिए पेन दे दिया, टॉफी दे दी, या उसको शाबाशी दे दी, तो ये सब, या फिर बच्चों से तालियां बजवा दी, तो उसको क्या मिलता है, बल मिलता है, प्रबलन मिलता है, उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है। फिर सुदृढ़ीकरण, रिटेंशन, स्मृति में सुरक्षित रखना। अब बार बार देखो, हमने जो अधिगम किया उसका हमने बार बार क्या किया, रिवीजन किया है, तो वो हमारी स्मृति में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, स्मृति में, हमें याद रहेगा। और उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद हम सीखी गई बात का नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमने कोई चैप्टर पढ़ा, तो उसका प्रयोग हम जैसे परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें प्रश्न आया, उस प्रश्न का क्या दे सकते हैं, हम आंसर दे सकते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं, हम अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करें। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहली बात क्या आती है, उद्दीपन, उसके बाद क्या आता है, ध्यान, अटेंशन, और उसके बाद क्या आता है, ग्रहण, परसेप्शन, और उसके बाद आता है फिर प्रैक्टिस, अभ्यास, फिर उसके बाद आता है प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, उसके बाद आता है प्रबलन, और उसके बाद आता है सुदृढ़ीकरण, और उसके बाद आता है अनुप्रयोग, यानी कि
हम सीख ही गई बात का नई परिस्थितियों में क्या कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल तो ये है कि भाई मान लीजिए कि गणित के टीचर ने जोड़ गुणा भाग से बच्चे को सिखाए, तो वह दुकान पर सामान लेने गया, तो उस दुकान पर सामान अपने ज्ञान का प्रयोग करके दुकान का जो सामान है, पैसों की जो कॉस्ट है, उसको जोड़ के वो बता सकता है कि भाई इतने रुपए का सामान हुआ है, दुकानदार ने मुझसे सही पैसे लिए या नहीं लिए। तो वही क्या है, हमारा अनुप्रयोग है। और अगर वह सीखा है, अधिगम हुआ है, तभी तो वो अनुप्रयोग कर पा रहा है। तो अनुप्रयोग भी तभी हो सकता है जब वह अधिगम कर चुका हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अधिगम की अवस्थाएं। किसके बारे में बात करते हैं, अधिगम की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ लर्निंग। देखिए स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्लास आपको निःशुल्क प्राप्त हो रही है। आपको यदि क्लास ये अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और क्वेश्चन आंसर भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आप परीक्षा देने जाओ तो एकदम स्ट्रांग रहें आंसर देने के लिए। और कोशिश यही रहेगी कि भाई कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से न छूटे। तो चलिए हम बात करते हैं अधिगम की अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था होती है अधिगम की संज्ञान अवस्था, कॉग्निटिव स्टेज। संज्ञान अवस्था का मतलब क्या है, संज्ञान मतलब ज्ञान को ग्रहण करना। अब ज्ञान को कहाँ ग्रहण किया जाता है, मस्तिष्क की स्मृति में। तो अधिगम में बिल्कुल सबसे पहले यही तो होता है कि भाई टीचर जो सिखाता है तो हमें सबसे पहले उस ज्ञान को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी नए कौशल सीखना शुरू करना। भाई कोई भी सब्जेक्ट होती है वो नई होती है, तो टीचर जब सिखाता है तो हम पहली बार ही तो सीखते हैं। और जब नए कौशल सीखते हैं तो गलतियां भी हम क्या करते हैं, अधिक करते हैं। जितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं उतनी ज़्यादा हमें अनुभव प्राप्त होते हैं और उतना ही अधिगम होता है हमें। फिर हम सोच समझ कर कार्य करते हैं। तो पहली अवस्था होती है अधिगम की संज्ञान अवस्था, कॉग्निटिव स्टेज। कौन सी होती है, कॉग्निटिव स्टेज। इसमें नए कौशल सीखना शुरू करता है बच्चा, फिर गलतियां अधिक करता है, फिर अभ्यास करता है, फिर अभ्यास के माध्यम से अधिगम होता है और फिर सोच समझ कर क्या करता है, कार्य करता है। तो आप एक कहावत भी तो है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। गलतियों से ही इंसान क्या करता है, सीखता है। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है सहयोग अवस्था, एसोसिएटिव स्टेज। अभ्यास से सटीकता बढ़ाना। अब जैसे बार बार अभ्यास करेंगे तो अच्छा अधिगम होगा और सटीकता बढ़ेगी। गलतियां क्या होती हैं, कम होती हैं और कार्य करने में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तो दूसरी अवस्था होगी एसोसिएटिव स्टेज, सहयोग अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है, संज्ञान अवस्था। और दूसरी अवस्था कौन सी होगी, सहयोग अवस्था, एसोसिएटिव स्टेज। तीसरी अवस्था है स्वचालित अवस्था, ऑटोनोमस स्टेज। कार्य सहजता से कर सकता है बालक जो है, अगर उसका अधिगम होता है तो। फिर सोचने समझने की आवश्यकता कम होती है और दक्षता उच्चतम स्तर पर है। यानी कि आपने किसी पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ा है, अच्छा अभ्यास किया है, अच्छा रिवीजन किया है, तो आपको बार बार उतना समय नहीं लगेगा जो पहली बार लगा था। और क्वेश्चन करने में भी आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे तो आपकी दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दक्षता उच्चतम स्तर पे होती है। पहली अवस्था कौन सी होगी, कॉग्निटिव स्टेज, संज्ञान अवस्था। दूसरी होगी सहयोग अवस्था। तीसरी है स्वचालित अवस्था। तो इस तरह से तीन अवस्थाएं होती हैं अधिगम की। अब हम बात करते हैं अधिगम के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, सोच समझ स्मृति और तर्क के द्वारा बालक क्या होता है, अधिगम करता है। इसका उदाहरण क्या है, गणित हल करना। यानी गणित को जब हल किया जाता है तो वो सोच समझ और तर्क स्मृति के आधार पर ही गणित को क्या करता है, बालक हल करता है। दूसरा अधिगम का प्रकार है भावात्मक अधिगम, अफेक्टिव लर्निंग। इसमें भावनाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों का विकास किया जाता है बालक का। जैसे कि नैतिक शिक्षा में, तो नैतिक शिक्षा में बच्चे का जो है भावात्मक रूप से और नैतिक रूप से बच्चे का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, सांस्कृतिक रूप से विकास किया जाता है। अगला जो अधिगम है वह है साइकोमोटर लर्निंग, मनोचालक अधिगम। इसमें शारीरिक कौशल और समन्वय के माध्यम से बालक क्या करता है, अधिगम करता है। जैसे साइकिल चलाना। तो मतलब जहाँ पर शरीर इन्वॉल्व हो और शारीरिक प्रक्रियाओं को सीखा जाए, जैसे ड्राइविंग सीखना, साइकिल चलाना और तीरंदाजी सीखना, क्रिकेट खेलना। तो वो सब खेल खेल जो है वो भी अधिगम जो होता है वो कौन सा होता है, मनोचालक अधिगम, साइकोमोटर लर्निंग। तीसरा हो गया, चौथा हो गया प्रत्यक्ष लर्निंग, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा। यानी प्रयोगशाला में जब बच्चा कार्य करता है तो वह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा क्या करता है, सीखता है। इसमें भ्रमण को भी बोल सकते हो कि भाई आप पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हो, इतिहास की शिक्षा दे रहे हो, तो भ्रमण में भी प्रत्यक्ष जो है वो सीख कर बालक जो है अपने ज्ञान का अर्जन करता है, अधिगम करता है।
पांचवा प्रकार है अप्रत्यक्ष अधिगम, इनडायरेक्ट लर्निंग। इनडायरेक्ट लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चा दूसरों को देखकर क्या करता है, सीखता है। जैसे खेल देखकर खेलना, खेल देखकर खेलना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष अधिगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, अप्रत्यक्ष अधिगम। तो मनोचालक अधिगम हो गया, प्रत्यक्ष अधिगम हो गया, और पांचवा कौन सा हो गया, अप्रत्यक्ष अधिगम। अगला जो अधिगम है वह है सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम मतलब एक्टिव लर्निंग, कार्य करते हुए सीखना। जैसे समूह गतिविधियों के माध्यम से, मान लीजिए कोई कैंप लगा हुआ है, एनएसएस का कैंप है या सीपीडब्ल्यू का कैंप है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जब सीख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग। अगला जो अधिगम है वह है निष्क्रिय अधिगम, पैसिव लर्निंग, मतलब केवल सुनकर या देखकर सीखना। जैसे लेक्चर सुनना, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हमारा कौन सा हो गया, पैसिव लर्निंग हो गया। आप सुनकर और देखकर उसको सीख रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निष्क्रिय अधिगम कहेंगे। अगला जो अधिगम का प्रकार है वह है सार्थक अधिगम। सार्थक मीनिंगफुल अधिगम, मतलब कि भाई जो सीखा है वो सीख गया है वास्तव में बच्चा, या नहीं सीख पाया है, तो समझ कर सीखना, इसको हम क्या बोलेंगे, समझ कर सीखना। जैसे कि कहानी से शिक्षा प्राप्त करना, सार्थक अधिगम हम किसे बोलेंगे, कहानी से शिक्षा प्राप्त करना, उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक अधिगम कहेंगे। अगला जो अधिगम है रटंत अधिगम, रोट लर्निंग, रटने को, यानी कि अर्थ बिना याद करना। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसको आप क्या कर लेते हो, रट लेते हो, तो उसे हम बोलते हैं रटंत अधिगम, कि भाई अगर पेपर में आया तो इसको मैं कर दूंगा, इस तरह से रट लिया आपने, तो उसे हम क्या कहेंगे, रटंत अधिगम। जैसे कविता रटना, समझ में नहीं आ रही है कविता, लेकिन हमने रट ली उसको। बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, साइंस में फॉर्मूले होते हैं, उनको रट लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रटंत अधिगम। तो इस तरह से दोस्तों, हमने आज की क्लास हम यहीं तक लेंगे। अगली क्लास में हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से हम इस चैप्टर को 4 क्लासों के माध्यम से हम इसको समाप्त करेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इस चैप्टर को और अच्छे से सीख लेंगे कि भाई पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और हमें उनका आंसर कैसे देना है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एक बार पढ़ने के बाद इसका दोबारा रिवीजन और करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, ये हमें ज़रूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट एजुकेशन साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।